चोर चोर पकड़ो, हमारे पैसों का बक्सा चुरा ले जा रहा है, कोई कोई हमें लूट रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनकी चीखें उस बड़े बेडरूम में गूंज उठी। बगल में गहरी नींद में सो रहे मनोहर लाल उस चीख से अचानक उठ गए। पत्नी को डर से कांपता देख वह घबरा गए। उन्होंने उसके कंधों को पकड़कर जोर से हिलाते हुए कहा, वसुंधरा, क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? आंखें खोलकर देखो, हम अपने ही घर में हैं। यहाँ कोई नहीं है। वसुंधरा देवी ने आंखें खोली और चारों ओर देखा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, सुनिए, मुझे सुबह सुबह एक बहुत ही भयानक और डरावना सपना आया। हमारी कंपनी की वैन बैंक से 2 करोड़ रुपए नकद लेकर आ रही थी। तभी रास्ते में कुछ चोरों ने हमला कर दिया। हमारे भरोसेमंद ड्राइवर विशाल और मैनेजर देवेंद्र को बुरी तरह पीटा और उस लाल रंग के सूटकेस को जबरन उठाकर ले गए, जिसका इस्तेमाल हम कंपनी के पैसे रखने के लिए करते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि सुबह के सपने सच होते हैं। मेरा मन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मनोहर लाल ने उसकी बातें सुनकर जोर से हंसते हुए कहा, वसुंधरा, आजकल तुम टीवी पर क्राइम फिल्में और चोरी की खबरें बहुत ज्यादा देखने लगी हो, इसलिए ऐसे पागलपन वाले सपने आ रहे हैं। सपने कभी सच नहीं होते। तुम बेकार में परेशान मत हो। वैसे भी तुमने जिस लाल सूटकेस की बात की, वो क्या है? तुम्हें पता है कि हम उस सूटकेस का इस्तेमाल कंपनी में बड़ी रकम निकालने के लिए करते हैं, इसलिए तुम्हारे अवचेतन मन ने उसे सपने में ला दिया। कल हमारी कंपनी के ऑफिस में बहुत सारे काम हैं। बिना वजह टेंशन लिए शांति से सो जाओ। लेकिन अगले दिन सुबह मनोहर लाल के ऑफिस में उनके दिमाग में अपनी पत्नी के सपने के बारे में ही विचार घूम रहा था। उन्होंने इसे भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भूल नहीं पाए, क्योंकि उसी दिन उन्हें बैंक से 2 करोड़ रुपए नकद निकालकर 20 किलोमीटर दूर नई फैक्ट्री की जमीन वाले स्थान पर भेजने थे। अगर वो पैसे समय पर नहीं पहुंचते तो एक बहुत बड़ा बिजनेस डील कैंसिल हो जाता। तभी इतने सालों से कंपनी में वफादारी का नाटक कर रहा मैनेजर देवेंद्र अंदर आया। देवेंद्र ने फाइल टेबल पर रखी और कहा, सर, आज बुधवार है, हमें नई जमीन के सौदे के लिए बैंक से 2 करोड़ रुपए कैश लाना है ना। मैं खुद कंपनी की वैन लेकर जाऊंगा। अगर आप चेक पर साइन कर दें तो मैं अभी बैंक के लिए निकल जाऊंगा। समय बहुत कम है सर। मनोहर लाल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, देवेंद्र, मैं सोच रहा हूँ कि आज पैसे लाने का काम टाल दें। रात को वसुंधरा को एक अजीब सा डरावना सपना आया। उसने सपना देखा कि हमारी वैन रास्ते में लुट गई और पैसे का बक्सा चोरी हो गया। मेरा मन कह रहा है कि आज पैसों का लेन देन ना करें। ये सुनते ही देवेंद्र मन ही मन एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन तुरंत उसे छिपाते हुए जोर से हंसा और बोला, अरे सर, आप भी इन सपनों पर विश्वास करते हैं? क्या सब कुछ फिल्मों की तरह होता है? हमें व्यावहारिक होकर सोचना चाहिए सर। कल से बैंकों में लगातार 3 दिन की छुट्टियां हैं। अगर हम आज भी 2 करोड़ रुपए नहीं देंगे तो जमीन के मालिक ने साफ कह दिया है कि वो डील कैंसिल कर देगा। अगर वो जमीन हमारे हाथ से निकल गई तो हमारी कंपनी को करोड़ों का नुकसान होगा। ये बात तो आप जानते ही हैं सर। मनोहर लाल ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, तुम सच कह रहे हो। व्यापार में भावनाओं और सपनों के लिए कोई जगह नहीं है। समय पर पैसा पहुंचाना जरूरी है, लेकिन सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। तुम अकेले मत जाना, हमारे सिक्योरिटी गनमैन रणवीर को भी साथ ले जाना। भगवान हमारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा। ये कहकर उन्होंने 2 करोड़ रुपए का चेक साइन करते हुए कहा। देवेंद्र चेक लेकर बाहर आ गया, लेकिन उसके दिमाग में एक भयंकर साजिश छिपी थी। जैसे ही वो ऑफिस के कॉरिडोर में आया, उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है, तो उसने अपना सेल फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ रणवीर था। देवेंद्र ने गुपचुप तरीके से रणवीर के साथ हाथ मिला लिया था। हेलो रणवीर, मैंने सर से चेक ले लिया है। ड्राइवर विशाल वैन तैयार कर रहा है। हमारे प्लान के मुताबिक आज भी 2 करोड़ हमारे हाथों में आ जाने चाहिए। मैं बैंक के अंदर जाकर कैश लूंगा और उस लाल सूटकेस में रख दूंगा। तुम रास्ते में मेरी बताई जगह पर तैयार रहना। आज से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हम दोनों 1-1 करोड़ रुपए लेकर विदेश भाग जाएंगे और मजे से जिएंगे। ये कहकर उसने साजिश पक्की की और फोन रखा। देवेंद्र ऑफिस के बाहर आया और लाल सूटकेस लेकर वैन में बैठ गया। ड्राइवर विशाल ने वैन स्टार्ट की। देवेंद्र पिछली सीट पर बैठा बहुत खुश था। वो बैंक गया, 2 करोड़ रुपए नकद निकालकर उस लाल सूटकेस में सुरक्षित रख लिया। और वहां से फैक्ट्री साइट की ओर वापसी की यात्रा शुरू की। दोपहर के 2 बज रहे थे, इसीलिए धूप बहुत तेज थी। सड़क पर बिल्कुल भी लोग नहीं थे। जगह बहुत सुनसान थी। वैन तेजी से जा रही थी।
तभी रास्ते में शहर से दूर एक पुराना पुल आया। ये पुल बहुत लंबा था और उसके नीचे नदी बहुत तेजी से और गहराई में बह रही थी। पुल के शुरुआत में ही सड़क के आर पार बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। ये देखकर ड्राइवर विशाल ने वैन रोक दी। उसने कहा, मैनेजर साहब, सड़क पर बड़े पत्थर पड़े हैं, वैन के आगे जाने का रास्ता नहीं है। विशाल नीचे उतरा और उन पत्थरों को किनारे करने की कोशिश करने लगा। तभी बगल की झाड़ियों में छिपे गनमैन रणवीर हाथ में एक बड़ी लोहे की रॉड लेकर बाहर आए। उसे देखकर विशाल ने कहा, रणवीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाथ में रॉड कैसी है? इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाता, रणवीर ने पीछे से आकर ड्राइवर विशाल के सिर पर उस लोहे की रॉड से जोर से वार किया। विशाल खुद से लटपट होकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। देवेंद्र वैन से बाहर निकला और हंसते हुए बोला, शाबाश रणवीर, इसका काम तमाम हो गया। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। उस लाल पैसों के बक्से को उठाओ और मेरे पीछे खड़ी जीप में रख दो, जल्दी करो। लेकिन रणवीर की आंखों में क्रूरता और लालच और बढ़ गया था। उसने देवेंद्र की ओर देखा और भयानक रूप से हंसते हुए कहा, देवेंद्र, 1-1 करोड़ रुपए की बात हुई थी ना, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 2 करोड़ सिर्फ मेरे ही होने चाहिए। अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा तभी तो मुझे तुम्हें हिस्सा देना पड़ेगा ना। इस पैसे से मैं अकेला ही राजाओं की तरह जीऊंगा। देवेंद्र सदमे में आ गया। रणवीर, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। असल में ये प्लान मैंने बनाया था, ये मेरा आइडिया था। वो चिल्लाया, अपना आइडिया अपने पास ही रखो। ये कहते ही रणवीर ने देवेंद्र को जोर से पकड़ा और मैनेजर देवेंद्र को उस ऊंचे पुल से नीचे बहती नदी में जोर से धक्का दे दिया। रणवीर ने वो लाल सूटकेस लिया, उसे पास ही खड़ी अपनी जीप में रखा और वहां से तेजी से भाग गया। रणवीर बहुत तेजी से अपनी जीप चलाते हुए शहर के बाहर जा रहा था। उसके मन में करोड़ों रुपए हथियाने का अहंकार और खुशी नाच रही थी। वो सुनहरे सपने देख रहा था, लेकिन प्रकृति का नियम और ईश्वर की इच्छा कुछ और ही थी। कुछ दूर जाने के बाद अचानक जीप के इंजन से बहुत सारा धुआं निकला और वो रुक गई। रणवीर ने घबराकर नीचे उतरकर बोनट खोला, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। रेडिएटर बहुत गर्म हो गया था। उस सुनसान जंगली रास्ते पर कोई मोबाइल सिग्नल भी नहीं था। वो इस उम्मीद में लाल सूटकेस को कसकर पकड़े सड़क किनारे खड़ा हो गया कि शायद कोई उसे लिफ्ट दे दे। ठीक उसी समय उस रास्ते से एक लाल रंग की सेडान कार आई। उसे तरुण चला रहा था। वो उस इलाके का बहुत ही चालाक कार चोर था। वो नकली चाबियों से कार चुराता, उनकी नंबर प्लेट बदलता और उन्हें किसी दूर शहर में बेच देता था। उस दिन भी वो एक चोरी की कार में जा रहा था। रणवीर ने कार को आते देखा और रोकने के लिए हाथ हिलाया। तरुण ने कार रोकी, खिड़की नीचे की और पूछा, क्या हुआ भाई साहब, यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? मेरी जीप खराब हो गई है भाई, मुझे तुरंत शहर जाना है, क्या मुझे लिफ्ट दोगे? रणवीर ने बहुत ही दयनीय स्थिति में पूछा। तरुण की नजरें रणवीर के हाथ में उस शानदार लाल सूटकेस पर पड़ी। रणवीर के चेहरे पर घबराहट और उसके व्यवहार को देखकर ही वो समझ गया कि वो एक बहुत बड़ा चोर है और उस सूटकेस में कोई बहुत कीमती चीज है। तरुण ने अपने चोर दिमाग से ये अंदाजा लगा लिया, किसी भी तरह मुझे सूटकेस को इससे चुराना है। उसने मन ही मन सोचा। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है सर, आइए आइए बैठिए, मैं आपको शहर में ही ड्रॉप कर दूंगा। उस सूटकेस को पिछली सीट पर रख दीजिए और आराम से बैठिए। रणवीर ने सूटकेस को पीछे की सीट पर रखा और जैसे ही वो आगे की सीट पर बैठा, तरुण ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। लेकिन कुछ ही दूरी पर जाने के बाद उसने जानबूझकर कार रोकी। सर, लगता है इसमें कुछ स्टार्टिंग ट्रबल है, करंट सप्लाई नहीं हो रहा है। आप जरा क्या नीचे उतरकर पीछे से जोर से धक्का लगा सकते हैं प्लीज? तरुण ने नाटक करते हुए पूछा। रणवीर बिना किसी शक के कार से उतरा, पीछे गया और कार को जोर से धक्का देने लगा। बस उसका धक्का देना ही था कि तरुण ने कार का एक्सीलेटर जोर से दबा दिया। कार रॉकेट की तरह आगे निकल गई। ए चोर, कार रोको, मेरे पैसों का बक्सा, तूने मुझे लूट लिया। वो चिल्लाते हुए कार के पीछे पागलों की तरह दौड़ा, लेकिन कार की गति को ना पकड़ पाने के कारण वो सड़क पर मुंह के बल गिर पड़ा। रणवीर रोते हुए सिर और मुंह पीटते हुए कहने लगा, हे भगवान,
मैंने अपने मालिक और मुझ पर भरोसा करने वाले दोस्त को धोखा देकर पैसे छीने तो मुझे एक दूसरे चोर ने धोखा दे दिया। मेरे किए गए पाप का फल मुझे तुरंत मिल गया। कार चोर तरुण बहुत ही खुशी से पहाड़ी के रास्ते पर कार चला रहा था। आज मेरे जीवन का सबसे लकी दिन है। कार के साथ साथ करोड़ों रुपए का खजाना भी मिल गया। अब मुझे और चोरी करने की जरूरत नहीं है। मैं आराम से सेटल हो सकता हूँ। वो सोचता हुआ कार में रेडियो चालू करके गाने सुन रहा था। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होने लगा, पहाड़ी क्षेत्र की टेढ़ी मेढ़ी सड़कें बहुत खतरनाक हो गईं। ऊपर से वो खुशी के मारे ख्यालों में खोकर तेजी से चला रहा था। तभी जैसे ही वो एक मोड़ के पास पहुंचा, उसने सड़क किनारे खड़ी एक पुलिस की जीप देखी। इंस्पेक्टर कारों की चेकिंग कर रहा था। तरुण घबरा गया। उसने अचानक कार रोक दी। इंस्पेक्टर कार के पास चलकर आया और बोला, ए, कौन हो तुम? इस कार के कागज दिखाओ। लाइसेंस कहाँ है? पिछली सीट पर वो लाल बक्सा क्या है? बहुत शक हो रहा है। उसने जोर से सवाल किया। तरुण के चेहरे का रंग उड़ गया। ये मेरी अपनी कार है सर। उस बक्से में सिर्फ मेरे कपड़े हैं। मैं बहुत दूर से यात्रा करके थक गया हूँ, इसलिए ठंडी हवा खाने के लिए यहाँ रुका था। मैं अभी जा रहा हूँ सर। और उसने हाथ जोड़ लिए। लेकिन इंस्पेक्टर को उसके व्यवहार पर शक हुआ और वो कार का दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा। बस तरुण ने डर के मारे कार को आगे भगा दिया। पुलिस से बचने की जल्दबाजी में उसने कार को मोड़ पर बहुत तेजी से घुमाया, लेकिन गति पर से नियंत्रण खो देने के कारण कार सड़क के किनारे गहरी खाई में गिर गई और अंदर रखा वो लाल सूटकेस उछलकर सड़क के किनारे गहरी झाड़ियों में गिर गया। मनोहर लाल घर गए और अपनी पत्नी से दुखी होकर कहा, वसुंधरा, तुम्हारा सपना सच हो गया। हमारे 2 करोड़ रुपए चोरी हो गए। मैनेजर और गनमैन दोनों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन हमारा ड्राइवर विशाल जिंदा है। बस इतना ही काफी है। पैसे चले गए तो कोई बात नहीं। जब वसुंधरा देवी रो रही थी, तभी उनके मामा ज्योतिष शास्त्र के महान पंडित रामनाथ जी अंदर आए। पूरी कहानी सुनने के बाद रामनाथ जी मुस्कुराए, मनोहर लाल की जन्म कुंडली देखी और बोले, मनोहर, तुम हिम्मत मत हारो। तुम्हारी कुंडली में लक्ष्मी का स्थान बहुत मजबूत है। तुमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। तुम्हारी मेहनत की कमाई तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अंत में वह तुम्हारे पास ही लौट आएगी। ये ग्रहों की स्थिति द्वारा बताया गया सच है। हिम्मत रखो। ठीक उसी समय उस पहाड़ी सड़क के रास्ते पर एक यात्री बस जा रही थी। उस बस में एक पति पत्नी थे। पत्नी को अचानक उल्टी आने पर पेट खराब होने जैसा महसूस हुआ तो ड्राइवर राकेश चिढ़ते हुए बस को सड़क के किनारे झाड़ियों के पास रोकता है। बस ड्राइवर राकेश नीचे उतरा और उसे उल्टी करते हुए देखकर चिढ़ रहा था। तभी उसने झाड़ियों के बीच किसी लाल रंग की चीज को चमकते हुए देखा। धीरे से नीचे झुका, झाड़ियों को किनारे किया और देखा वहाँ एक शानदार लाल रंग का सूटकेस पड़ा था। अरे बाप रे, ऐसा लगता है कि इसमें कुछ बहुत कीमती सामान है। किसी ने इसे गिरा दिया है। ये सोचते हुए ड्राइवर राकेश ने उस सूटकेस को चुपके से बस के ऊपर चढ़ा दिया और पुराने टायरों के बीच इस तरह छुपा दिया कि किसी की नजर न जाए। वो बस को सीधे शहर के मुख्य बस स्टैंड पर ले आया। सभी यात्री नीचे उतरे और अपने अपने रास्ते चले गए। बस ड्राइवर राकेश बस से उतरा और बहुत देर तक एक ही जगह पर खड़ा रहकर इंतजार करता रहा। उसका प्लान था कि जब सब चले जाएंगे तो वो बस की छत पर छिपाए गए उस लाल सूटकेस को नीचे उतारकर बिना किसी को बताए अपने घर ले जाएगा। जैसे ही वो बस में चढ़ने वाला था कि उसका सेलफोन जोर से बजा। स्क्रीन पर अपनी पत्नी का नाम देखकर उसने चिढ़कर फोन उठाया। हेलो, अभी ड्यूटी खत्म हुई है। मैं बस स्टैंड पर ही हूँ। थोड़ी देर में आ जाऊंगा, राकेश ने कहा। दूसरी तरफ से उसकी पत्नी रोती हुई और घबराती हुई आवाज में बोली, सुनिए, आप जहाँ भी हो तुरंत घर आ जाइए। हमारा बेटा छत की सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गया है। उसके सिर पर गहरी चोट लगी है और खूब खून बह रहा है। मैंने उसे अभी अस्पताल में भर्ती कराया है। मैं आपको 1 घंटे से फोन कर रही हूँ, लेकिन लग ही नहीं रहा था। जल्दी आ जाइए। ये बात सुनते ही राकेश का दिल बैठ गया। उसके लिए उसका बेटा ही उसकी जान था। उस घबराहट और चिंता में वो बस के ऊपर अपने द्वारा छिपाए गए लाल सूटकेस के बारे में पूरी तरह भूल गया। मैं अभी स्टैंड पर ही हूँ। बाइक लेकर 5 मिनट में अस्पताल पहुँच रहा हूँ। ये कहकर वो सूटकेस को बस के ऊपर ही छोड़कर पागलों की तरह दौड़ पड़ा।
उसी बस स्टैंड में भूषण नाम का एक गरीब कुली काम करता था। उसके माता पिता नहीं थे और ना ही रहने के लिए कोई घर था। वो बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों का सामान उठाता था। दिन में जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे अपना पेट भरता था और रात को बस स्टैंड के चबूतरों पर ही सो जाता था। बस स्टैंड ही उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन उस दिन सुबह बस स्टैंड के सभी कुलियों को कंट्रोल करने वाले बड़े ठेकेदार राम सिंह के साथ भूषण का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। उस बस स्टैंड पर केवल लाइसेंस प्राप्त कुली ही काम कर सकते थे। अगर कोई बिना लाइसेंस वाला कुली सामान उठाता था तो उसे राम सिंह को हर दिन 50 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती थी। अगर कोई रिश्वत नहीं देता था तो राम सिंह उसे बस स्टैंड में घुसने ही नहीं देता था और बुरी तरह पीटता भी था। भूषण को ये सब नियम पता थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से उसकी कमाई ठीक नहीं हुई थी, इसलिए वो राम सिंह को पैसे दिए बिना छिपकर घूम रहा था। उसी रात वो राम सिंह की नजरों में आ गया। राम सिंह गुस्से से कांपते हुए भूषण का कॉलर पकड़ता है और सबके सामने गरजते हुए बोलता है, अबे ओ भूषण, मेरी आंखों में धूल झोंक कर घूमेगा? तेरी इतनी हिम्मत? चुपचाप मेरे पैसे मुझे दे दे, नहीं तो आज मैं तुझे इसी बस स्टैंड में गाड़ दूंगा। भूषण डर के मारे कांपने लगा और हाथ जोड़कर विनती करने लगा। मालिक, मुझे कुछ नहीं पता था, इसलिए इतने दिनों से छिपकर घूम रहा था। मेरे पास अभी एक भी पैसा नहीं है। कल से मैं आपको रोज पैसे दूंगा, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। राम सिंह ने गुस्से से उसे धक्का दिया और चेतावनी देते हुए कहा, मुझे तुम्हारे दिए हुए पैसे नहीं चाहिए। चुपचाप अभी इसी वक्त इस बस स्टैंड से बाहर निकल जा। कल से अगर मैंने तुझे यहाँ देखा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, याद रखना। और ये कहकर वो चला गया। भूषण को समझ आ गया कि अब यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह इस रात को यहीं किसी कोने में सो जाता हूँ और सुबह होते ही ये शहर छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। उसने मन ही मन सोचा। आधी रात का 1 बज चुका था। बस स्टैंड में लोगों की आवाजाही पूरी तरह कम हो गई थी। भूषण धीरे से बस स्टैंड के अंदर वापस आया। जब वो सोने के लिए कोई शांत जगह तलाश रहा था तो उसे राकेश द्वारा छोड़ी गई बस दिखाई दी। आज रात को अगर मैं इस बस की छत पर बिना किसी को देखे सो जाऊं तो बहुत शांति रहेगी, मच्छरों की परेशानी भी नहीं होगी। ये सोचकर भूषण धीरे से बस के पीछे लगी लोहे की सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ा और वहीं सो गया। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। सुबह होते ही मेरी स्थिति क्या होगी? कहाँ जाऊंगा? जिंदा रहने के लिए पैसे कैसे कमाऊंगा? ऐसे विचार उसके दिमाग को खाए जा रहे थे। इसके अलावा आधी रात की ठंडी हवा में भी मच्छर बहुत ज्यादा काट रहे थे, जिसके कारण वो उठकर बैठ गया। उसने चारों ओर ढूंढना शुरू किया कि ओढ़ने के लिए कुछ मिल जाए। अंधेरे में जब उसने देखा तो उसे वहाँ एक लाल रंग का सूटकेस दिखाई दिया। भूषण हैरान रह गया। अरे, किसी यात्री ने जल्दबाजी में अपना कीमती सूटकेस बस के ऊपर ही छोड़ दिया। जिसने उसे खोया है उसे कितना दुख हो रहा होगा ना, उसने सोचा। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक और विचार आया। अगर सुबह होते ही इस बक्से को दूसरे कुलियों ने या राम सिंह ठेकेदार ने देख लिया तो वे इसे हड़प लेंगे। वैसे ही मुझ पर मुसीबतें आई हुई हैं। शायद भगवान ने ही ये सूटकेस मुझे दिया है। मुझे इसे अभी यहाँ से ले जाना चाहिए। उसने फैसला किया। भूषण ने वो सूटकेस लिया और तभी बस स्टैंड से निकल रही एक बस में चढ़ गया। उसने ये भी नहीं देखा कि बस किस शहर जा रही है। उसका एकमात्र लक्ष्य राम सिंह की नजरों से बचकर भागना था। वो बिना टिकट खरीदे पिछली सीट पर बैठ गया और सो गया। सुबह हो गई। बस प्रसिद्ध शहर मुंबई के बस स्टैंड पर पहुंच गई। नींद से जागने पर भूषण अचानक उठ बैठा और अपने पास ही लाल सूटकेस देखकर चैन की सांस ली। वो उसे पकड़कर नीचे उतरा। मुंबई शहर में भूषण को जानने वाला कोई नहीं था, लेकिन वो किसी भी तरह शहर में एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। हालांकि उसके हाथों में पकड़े सूटकेस में क्या है, ये देखने की उत्सुकता उसमें बढ़ती जा रही थी। अगर ये इतना भारी है तो इसमें कपड़ों के अलावा कोई बहुत कीमती चीज जरूर होगी। उसे लालच आ गया, लेकिन सबके सामने इसे खोलकर देखना खतरनाक था। इसलिए वो एक ऐसी शांत जगह तलाशने लगा जहाँ कोई न हो। चलते चलते वो शहर के एक बड़े पब्लिक गार्डन की ओर गया। वहाँ पेड़ों के बीच घनी झाड़ियाँ थी
सुबह के 10 बज रहे थे, इसीलिए सैर करने आए सभी लोग जा चुके थे। गार्डन खाली था। भूषण एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे घनी छांव में बैठ गया और उस सूटकेस का ताला तोड़ने के लिए चारों ओर कोई पत्थर ढूंढने लगा। तभी वहाँ वॉचमैन हाथ में लाठी लिए आया और भूषण को देख लिया। कौन हो तुम? इस शहर में नए हो और ये भारी बक्सा लेकर यहाँ क्या कर रहे हो? क्या लॉज के पैसे नहीं है इसलिए डेरा डालना चाहते हो? उसने जोर से सवाल किया। भूषण ने डरते हुए कहा, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता सर, थोड़ी देर आराम करके चला जाऊंगा। वॉचमैन ने गुस्से से कहा, 10 बज चुके हैं, यहाँ किसी को रहने की अनुमति नहीं है। हम शाम को 4 बजे फिर से पार्क खोलेंगे, चुपचाप बाहर निकल। ये कहते हुए उसने भूषण के हाथ से वो बक्सा छीन लिया और उसे दूर फेंक दिया। भूषण ने डर से वो सूटकेस वापस उठाया और धीरे धीरे पार्क से बाहर चला गया। पार्क के बाहर आने पर भूषण को एक बड़ा मैरिज हॉल दिखाई दिया। वहाँ एक करोड़पति की शादी हो रही थी। बाहर कारें और लोगों की भीड़ थी। भूषण को एक कमाल का आइडिया आया। शादी वाले घर में बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, किसी को नहीं पता होता है कि चोर कौन है और कौन रिश्तेदार। अगर मैं भी इसी भीड़ में मिल जाऊं तो मुझ पर किसी को शक नहीं होगा। धीरे से अंदर जाकर किसी खाली कमरे में घुस जाऊंगा और इस बक्से को खोलकर अंदर जो भी है उसे निकाल लूंगा। उसने योजना बनाई। वो हिम्मत करके सूटकेस पकड़कर अंदर चला गया। क्योंकि वो एक बहुत बड़े घर की शादी थी, इसलिए भूषण के हाथ में वो शानदार लाल सूटकेस देखकर सबने यही सोचा कि वो दूल्हे वालों की तरफ से है। भूषण धीरे से बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर गया। वहाँ कतार में वीआईपी कमरे थे। वो खाली पड़े कमरा नंबर 10 में घुस गया। अंदर जाते ही उसने अपने हाथ का सूटकेस बिस्तर पर रखा। ताला तोड़ने के लिए कुछ मिल जाए, ये सोचकर उसने पूरा कमरा छान मारा। कुछ ना मिलने पर उसने खिड़की से बाहर देखा। सामने वाले दूसरे कमरे के सामने शादी के काम करने वाला एक व्यक्ति हाथ में हथौड़ा लिए कुछ काम कर रहा था। अगर वो हथौड़ा मिल जाए तो मेरा काम 1 मिनट में हो जाएगा। ये सोचते हुए भूषण जल्दी से कमरे के बाहर आया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। लेकिन उससे एक बहुत बड़ी और अनपेक्षित गलती हो गई। उस कमरे के दरवाजे पर ऑटोमेटिक लॉक लगा था। दरवाजा बंद करते ही वो अपने आप लॉक हो गया। उसे वापस खोलने के लिए चाबी होनी चाहिए या उसे केवल अंदर से ही खोला जा सकता था। दरवाजा लॉक हो जाने पर भूषण बुरी तरह घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तभी उस कॉरिडोर में शादी के लिए रिश्तेदारों को चलते हुए आते देख भूषण ने चालाकी से पूछा, जनाब, मैं शादी वालों की तरफ से आया हूँ। इस कमरे का दरवाजा लॉक हो गया है। क्या आप जरा पता करेंगे कि इसकी चाबी कहाँ है? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता बेटा, नीचे मैनेजर से पूछ लो। और वो चला गया। ठीक उसी समय कल्याण मंडप के सामने एक लग्जरी कार आकर रुकी। उसमें से मनोहर लाल, वसुंधरा देवी और रामनाथ जी उतरे। वो शहर में अपने सबसे करीबी लोगों की शादी के लिए मुंबई ही आए थे। रास्ते में हुई चोरी के दुख को भुलाने के लिए रामनाथ जी उन्हें यहाँ लेकर आए थे। शादी के बड़े बुजुर्ग भागते हुए आए और मनोहर लाल के परिवार का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने एक नौकर को बुलाकर आदेश दिया, ये लो, ये चाबी लो, इनका सामान ऊपर कमरा नंबर 10 में रख दो और चाबी इन्हें दे दो। तैयार होने के बाद ये भोजन कक्ष में जाएंगे। मनोहर लाल, वसुंधरा देवी और रामनाथ जी अपने आवंटित कमरा नंबर 10 की ओर गए। वहाँ दरवाजे के पास भूषण अभी भी चाबी का इंतजार करता हुआ खड़ा था। जैसे ही नौकर ने आकर दरवाजा खोला, भूषण तेजी से कमरे में घुसा। बिस्तर पर रखे लाल सूटकेस की ओर इशारा करते हुए बोला, सर, मेरा सूटकेस इस कमरे में छूट गया था, मैं इसे ले जा रहा हूँ। मनोहर लाल ने हैरानी से आंखें बड़ी कर ली। कौन हो तुम? ये सूटकेस इस कमरे में कैसे आया? असल में ये कमरा हमें दिया गया है। तुम्हारा सूटकेस यहाँ क्या कर रहा है? उसने डांटते हुए पूछा। तभी वसुंधरा देवी ने उस सूटकेस को देखा और जोर से चिल्लाई, सुनिए, ये लाल सूटकेस तो हमारा है ना? बैंक से चोरी हुआ हमारा 2 करोड़ रुपए का सूटकेस यही है। हमें लूटने वाला चोर यही है। रामनाथ जी आगे आए और बोले, रुको वसुंधरा, ये चोर जैसा नहीं लग रहा है। मनोहर, जरा ठीक से देखो, क्या ये तुम्हारा ही सूटकेस है? ये तो कह रहा है कि ये इसका है। इससे पूछो कि कहानी क्या है। भूषण ने डर से कांपते हुए सच कबूल कर लिया। सच कह रहा हूँ सर, ये मेरा नहीं है। मैं बस स्टैंड पर कुली हूँ। कल रात एक पुरानी बस की छत पर मुझे ये सूटकेस मिला था। अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या है। 1 घंटे पहले मैंने इसे इस कमरे में रखा और जैसे ही बाहर गया दरवाजा लॉक हो गया। कृपया मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं चोर नहीं हूँ। ये कहकर वो उनके पैरों पर गिर पड़ा।
रामनाथ जी ने मुस्कुरा कर कहा, मनोहर, तुम्हारे पास जो असली चाबियों का गुच्छा है उसे निकालो और इसे खोलो, तभी सच पता चलेगा। मनोहर लाल ने अपनी जेब से चाबी निकाली और सूटकेस खोला। अंदर 2 करोड़ रुपए नगद और कंपनी के बॉन्ड बिल्कुल सही सलामत वैसे ही रखे थे। ये देखकर खुशी के मारे वसुंधरा देवी का मुंह खुला का खुला रह गया। भूषण सदमे में चला गया। अरे बाप रे, इसमें 2 करोड़ रुपए हैं। और ये कहते ही उसे चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपनी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। मनोहर लाल ने खुशी खुशी भूषण को उठाया और कहा, भूषण, ये मेरी मेहनत की कमाई है। तुमने इसे नहीं चुराया, बल्कि दूसरे चोरों द्वारा छोड़े गए धन को सुरक्षित मेरे पास पहुंचा दिया। धरती गोल है और मेरा पैसा वापस मेरे पास पहुंचने का कारण तुम ही हो। रामनाथ जी ने हंसते हुए कहा, मनोहर, मैंने पहले ही कहा था ना, तुम्हारी कुंडली में खोई हुई लक्ष्मी वापस आएगी। इसे पुलिस के हवाले नहीं करना चाहिए। इसी की वजह से हमें हमारा पैसा मिला है। मनोहर लाल ने खुशी से अपनी जेब से 10,000 रुपए नकद निकाले और भूषण के हाथ में रख दिए। मेरी जान बचाने के लिए ये मेरी तरफ से इनाम है। कल से तुम्हें बस स्टैंड पर कुली का काम करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपने ही ऑफिस में एक अच्छी नौकरी दूंगा। उन्होंने वादा किया। 10,000 रुपए देखकर भूषण की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने सभी को नमस्कार किया और जब वो खुशी खुशी वहाँ से जा रहा था, तब मनोहर लाल ने कहा, अपना पैसा मिलने की खुशी से ज्यादा एक गरीब के चेहरे पर मैंने जो एक खुशी देखी है, उसने मुझे बहुत बड़ा संतोष दिया है। रामनाथ जी और वसुंधरा देवी मनोहर लाल की उदारता से खुश हुए। इस तरह एक बुरे सपने से शुरू हुई ये कहानी देवी लक्ष्मी की कृपा और एक वफादार अंत के साथ सुखद रूप से समाप्त हुई। तो देखा, जो ईमानदार होता है भगवान उसके साथ कभी अन्याय नहीं करते। यदि हम दूसरों के धन का लालच नहीं करते हैं तो समय ही हमें लाभ दिलाता है। जन्म कुंडली की शक्ति से अधिक इंसान के अच्छे काम ही उसे बचाते हैं।